हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की जहां पे जीके जीएस पूछी जाएगी, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और भाई ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सप्लेनेशन हिंदी में काफ़ी अच्छे से होगा। और पीवाईक्यू सीरीज़ का हमारा ये 20वां लेक्चर है। इससे पहले 19 लेक्चर आ चुके हैं और हर लेक्चर में हम एक शिफ्ट का जीके के 25 क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार वो भी देख लें। आपका जीएस का स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होगा जितना आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके जाएंगे। और देखिए, ये जो हमारी क्लास रहेगी बेसिक टू एडवांस रहेगी और हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद करेंगे। ठीक है, हम घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे पीवाईक्यू का रिवीजन है वो यहीं पे होगा। ठीक है भाई। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्योंकि जो आने वाले क्लासेस हैं पीवाईक्यू का, इसके अलावा मैं अभी सीजीएल के अलावा सीएचएसएल का जो पेपर हुआ है, एसएससी का, एमटीएस का जो पेपर हुआ था 2024 में, या फिर कोई और एग्ज़ाम हुए हैं, सीडीएस का, सीएपीएफ का, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हम पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, पूरे 5 साल के करेंगे। आप पीवाईक्यू की तो टेंशन लो ही मत बिल्कुल भी। और सॉल्यूशन इतना अच्छा करेंगे कि आपको पीवाईक्यू के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है आने वाली क्लासेस का वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि हमें कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अगर हमें ऑप्शंस नहीं आते हैं, नहीं पता है उसका आंसर, तो हम एलिमिनेशन से भी अपने आंसर पर पहुँचेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह के क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने हैं, या उन्हें कैसे डील करना है। ये सब सारी चीज़ें हम क्लास में ही सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अदर रिलीजन एंड परसुएशंस ORP comprises how much of the population। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और अनुन्य ORP में जनसंख्या का कितना हिस्सा शामिल है। तो 2011 के सेंसस से पूछ लिया, रिलीजन से। तो आपको बताना है, अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर टाइप करें। तो इसका जो आंसर है वो है 7.9 मिलियन। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब दे 0.7% है जो टोटल पॉपुलेशन का ORP, जो ये अदर रिलीजन एंड जो परसुएशन है, ये जो हमारी पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग उसका 0.7% है ये। और 0.7% की वैल्यू कितनी है? 7.9 मिलियन। अब देखो, हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में दूसरी चीज़, दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो हिंदू पॉपुलेशन है थी वो 79.8% है, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.2% है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो 2.3% है, और जो सिख पॉपुलेशन है वो 1.7% है, और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 0.7%, और जैन की पॉपुलेशन 0.4%, और ORAP जो ये है अदर रिलीजन एंड परसुएशन, इसकी 0.7% है, और 0.7% की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 7.9 मिलियन। और रिलीजन नॉट स्टेटेड, तो इनकी जो परसेंटेज है वो है 0.2%। आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि इंडिया में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो आपको इनका नंबर भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज़ की है, सेकंड नंबर पे मुस्लिम्स, फिर क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, और अदर रिलीजन एंड परसुएशन, और रिलीजन नॉट स्टेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है क्रोनोलॉजी बेस्ड, तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। अब हम सेंसस के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो पहला सेंसस हुआ था नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था वो 1872 में हुआ था। और जो पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, इस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मायो के टाइम में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड मायो। ठीक है, पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में। ठीक है, 18 ये नहीं है। तो सिंक्रोनस सेंसस कब कब हुआ?
ऑफिशियल 1881 में। और इस टाइम पे जो कमिश्नर थे वो कौन थे? WC प्लॉडन। प्लॉडन, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अभी 2011 वाला जो सेंसस है वो कौन सा सेंसस है? वो 15th सेंसस था। और जो अभी 2021 में होने वाला था वो 16th सेंसस था। अभी पोस्टपोन्ड कर दिया है 2024-25 के लिए। ठीक है, और इसे कौन कंडक्ट करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पिछले में। ठीक है, तो आने के चांसेस इनके हैं। और आपको ये वाली क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ये क्रोनोलॉजी है और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे ये वाली चीज़ पूछता नहीं है कितनी पॉपुलेशन है, परसेंटेज पूछता है मोस्टली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हिंदी वालों को आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मैं उनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ भाई कि कोई चीज़ आपसे रह ना जाए, छूट ना जाए बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। तो वो कब किया था? तो इसका जो आंसर है वो है 6 अगस्त 2021 में। तो 2021 में किया था, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद किया था ये। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो स्टार्ट कब हुआ था? इंस्टीट्यूटेड इन 1991 92, तो 1991-92 में स्टार्ट किया था। और हाईएस्ट खेल जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है इंडिया का, ये राजीव सबसे पहली बार जो किसे मिला था ये? तो ये मिला था विश्वनाथ आनंद जी को, पहले रेसिपिएंट थे इसके। चेस मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि विश्वनाथ आनंद एसोसिएटेड विद, तो चेस से एसोसिएटेड हैं ये। और ये पहले रेसिपिएंट थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। ठीक है, और ये दिया कब जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है 29 अगस्त को, तो ये तब दिया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी है 29 अगस्त हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद की। तो आपको ध्यान रखनी है इन्फॉर्मेशन। और ये किस फील्ड के कब दिया जाता है? देखो इसमें क्या होता है कि स्पेक्टाकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चेक की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर ओवर अ 4 ईयर पीरियड। ठीक है, इसमें 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है खिलाड़ी की, तब उस बेसिस पे ही सेलेक्ट किया जाता है और तब दिया जाता है ये। अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था जो और कौन देता है इसे? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी सी है, तो आप इसे एक बार देख लें। देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 कब इंस्टीट्यूट, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये चलो आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो डेज में पूछ लेगा 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये मेजर ध्यानचंद का बर्थ एनिवर्सरी है तभी दिया जाता है ये। और जब कब दिया जाता है? जब 4 साल का इसमें परफॉर्मेंस चेक की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में, जैसे ओलंपिक हो गए और एशियन गेम्स हो गए, जो इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स होते हैं उन सब में परफॉर्मेंस चेक की जाती है 4 साल की, तब दिया जाता है ये अवार्ड। और कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और कब चेंज किया इसका नाम? तो 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ झारखंड इन Feb 2023? तो Feb 2023 में निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है, ये थोड़ा टिपिकल है, 2023 में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये CP राधाकृष्णन जी को जो झारखंड का गवर्नर अपॉइंट किया गया 2023 में Feb में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती हैं।
तो देखिए आर्टिकल 155 जो है वो गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो जो गवर्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जी हैं, अंडर आर्टिकल 155 के अंडर दे रखा है गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय, तो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील एंड अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है। और आर्टिकल 153 देखिए, देयर शैल बी आ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है कि गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट का। तो आर्टिकल 163 देख लेते हैं। देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स दे रखी हैं गवर्नर की आर्टिकल 163 में, गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर हैं तो वो दे रखी हैं। तो आर्टिकल 155, 153 और 163 आपको याद रखना है, ठीक है। तो सीपी राधाकृष्णन जी को अपॉइंट किया गया था फरवरी 2023 में झारखंड के गवर्नर के रूप में, और कौन करता है अपॉइंट, तो प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो, वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड इन इंडिया इन 1976। तो 1976 में भारत में पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको बताना है अगर आपने पढ़ा है तो ये हुआ था बेंगलोर में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो ये है, आप मुझे एक टर्म बताएंगे, फॉलो ऑन। फॉलो ऑन किस क्रिकेट फॉर्मेट में होता है, तो फॉलो ऑन होता है इसमें टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट मैच में होता है फॉलो ऑन। इसमें टीम की जो सेकंड इनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है तुरंत, जैसे ही फर्स्ट बैटिंग ख़त्म हुई तो तुरंत जो सेकंड बैटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फॉलो ऑन का पूछा रखा है कि किससे एसोसिएटेड है, तो ये टेस्ट क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये एक शिफ्ट में पूछा हुआ है 2024 में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, याद रख लें, किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी आत्मीय सभा इन 1814। तो 1814 में निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में थोड़ा पढ़ रखा है, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो अब देख लेते हैं हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में। देखो राजा राम मोहन राय जी स्ट्रेस्ड ऑन, तो इन्हें इंडियन जो रेनेसा है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला कहते हैं, और स्ट्रेस्ड ऑन रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। तो इन्होंने काफ़ी जोर दिया रैशनलिज्म पर और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पर, ठीक है। तो इनका जो पहला पब्लिश्ड वर्क है वो है तुहफत उल मुआउद्दीन, ये पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स। तो इनका जो कैंपेन्स था वो किसके अगेंस्ट था, आइडोलेट्री के अगेंस्ट, कास्ट रिजिडिटी जो कास्ट में रिजिडिटी थी, और मीनिंगलेस जो रिचुअल्स थे उस टाइम के, उनके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन चलाया था, ठीक है। तो और इसके अलावा देख लेते हैं, देखो ही फाउंड ब्रह्मो समाज। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी 1828 में, लेटर बिकम ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो सभा 1828 में, बाद में उनका चेंज हो गया था नाम, तो वो हो गई थी ब्रह्म समाज। ही एस्टेब्लिश्ड वेदांता कॉलेज 1825 में, इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। और उसके अलावा देखो ही फाउंडेड, तो राजा राम मोहन राय जी ने 3 जर्नल्स को लिखे, ब्राह्मणिकल मैगजीन, द ब्राह्मणिकल बंगाली वीकली, संवाद कुमुदी, ये पूछा हुआ है एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम, इस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है संवाद कुमुदी, और पर्शियन वीकली मिरातुल अकबर। तो ये तीनों इनकी जनरल्स हैं, ब्राह्मणिकल मैगज़ीन और संवाद कुमुदी जो कि बंगाली वीकली है, और पर्शियन वीकली है मिरातुल अकबर। और इन्होंने देखो और क्या काम किया इन्होंने, देखो अबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 1829 में बाय द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने
सती को एबोलिस्ट करवाने पर काफ़ी अपने एफर्ट्स लगाए। ठीक है, ये सती के अगेंस्ट थे बिल्कुल। और 1829 में इनके एफर्ट के बाद एक्ट आया, सती एक्ट 1829, जिसमें उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक ने ही बैन किया था, ऐसे याद रख सकते हैं सती प्रथा को। तो 1817 में अलोंग विद द डेविड हरे ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। तो इन्होंने डेविड हरे के साथ मिलके 1817 में तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको जो याद रखनी है राजा राम मोहन राय जी के बारे में। सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी काफ़ी वर्क किया, और इन्होंने चाइल्ड जो मैरिज होती है उसके अगेंस्ट थे ये। इन सब पे सोशल रिफॉर्मर्स थे ये, और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखो केशव जो ईश्वर चंद विद्यासागर जी हैं उनके बारे में देखो। ईश्वर चंद ICV का मतलब है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी। तो ये एस्टेब्लिश्ड 35 गर्ल्स स्कूल्स इन बंगाल। तो इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया, बंगाल में स्थापित किया। और रीबिल्ट द बंगाली अल्फ़ाबेट बाय सिंप्लीफाइंग द टाइपोग्राफी ऑफ 12 वॉवेल्स एंड 40 कॉन्सोनेंट्स जो थे। तो इन्होंने बंगाली ग्रामर पर भी काफ़ी काम किया, रीबिल्ड करा उसे, बंगाली ग्रामर को। सौम्य प्रकाश न्यूज़पेपर इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखना है आपको, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि सौम्य प्रकाश जो न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया था। तो ये ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने स्टार्ट किया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है काफ़ी। तो इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल्स बंगाल में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने क्या था, तत्वबोधिनी सभा 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा स्थापित करी, और जो बाद में 1859 में मर्ज हो गई ब्रह्म समाज में। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तत्वबोधिनी सभा आया हुआ है कई बार एग्जाम्स में, 1839 में, और 1859 में मर्ज करी थी ब्रह्म समाज के साथ। ठीक है भाई। और आपको सोशल रिफॉर्मर स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखना है, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में, और दयानंद सरस्वती के बारे में, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। ठीक है, और इन्होंने परमहंस स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी 1896 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। कजरी महोत्सव इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित ज़िलों में से किस ज़िले में मनाया जाता है, तो आपको बताना है। तो ये देखिए मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। देखो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो मिर्ज़ापुर में ये मनाया जाता है कजरी महोत्सव। तो ये कजरी महोत्सव कौन ऑर्गेनाइज़ करवाता है, तो यूपी टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसे ऑर्गेनाइज़ करवाता है। और ये क्या है, एक फोक डांस है जो कि रेनी सीजन में, बारिश बरसात के सीजन में, मौसम में होता है, और सावन मंथ में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। वैसे ये कुछ ज़्यादा ही वो पूछ लिया है डीप में, इतना याद नहीं रखना है आपको, बस ये याद रखना है, आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ये कजरी महोत्सव। तो मिर्ज़ापुर यूपी में टूरिज़्म डिपार्टमेंट करवाता है, और सावन मंथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। तो मटकी डांस इज़ द फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश से। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। आप भी क्वेश्चंस को ट्राई करिए, इसे मॉक टेस्ट की तरह करिए, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नहीं तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, आप इनको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, और देखिए आपके कितने सही जाते हैं 25 में से। 25 के 25 क्वेश्चन ही करवाऊँगा मैं एक शिफ्ट का कंप्लीट। और भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे लोगों में जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें और लाइक करें अगर आपको जो लेक्चर है, क्लास है, सही लग रही है।
ठीक है। और अपने रिव्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपको हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर क्रेडिट करिए, ठीक है। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, ठीक है भाई। तो मटकी डांस इज़ द फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये है मध्य प्रदेश। अब हम दूसरे स्टेट्स के देख लेते हैं। देखो, पंजाब का जो डांस है वो पूछ सकता है भांगड़ा और गिद्धा, ये आए हुए हैं एग्ज़ाम में। गुजरात का है गरबा, भवानी, डांडिया और गरबा एंड रास, तो ये गुजरात का है जो डांस है। और मध्य प्रदेश के हैं तिरताली और भागोरिया, गिरिदा, ज्वारा, ये मध्य प्रदेश के डांस हैं। और महाराष्ट्र के हैं लवानी, तमाशा और पोवादास, ये इम्पोर्टेंट डांस हैं जो कि फोक डांस हैं स्टेट वाइज। तो मैंने आपको चारों स्टेट के बता दिए हैं, तो आप इन्हें भी थोड़ा ध्यान रखिए। डांस की मैं आर्ट एंड कल्चर की मैं क्लास है वो लाऊंगा जल्दी ही, तो आपको आर्ट एंड कल्चर ऐसे टिप्स पे रट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, तो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, तो उन इनमें से कौन सा ट्री है जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट से बिलोंग करता है, तो वो है टीक, ठीक है। इसमें ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। टीक के अलावा साल आ सकता है नेक्स्ट पेपर में, बम्बू और खैर, ये तीनों ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की प्रजातियां हैं। चारों ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में मिलते हैं ये ट्रीज़। दो तरह के होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, एक होता है ट्रॉपिकल और मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ड्राई में वो 100 to 70 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर होती है, बस ये फ़र्क है इसमें। यहाँ पे जहाँ पे जो मॉइस्ट होगा उसमें थोड़ी जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, और ड्राई में थोड़े थॉर्नी टाइप के ट्रीज़ ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और डेसिडस की क्या थोड़ी वो देख लेते हैं हम। देखो, जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं साल में एक बार पत्ते गिराते हैं, पर्णपाती से ही आप समझ जाओगे, ठीक है। और इनकी जो कैनोपी होती है वो थोड़ी, जो कैनोपी ऊपर रहती है ये थोड़ी कम रहती है, किससे, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनसे। तो ये साल में एक बार पत्ते गिराते हैं ड्राई सीजन में, जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं। अब देखो, महोगनी और इबोनी, ये हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के एग्जांपल्स। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिलते हैं महोगनी और इबोनी, रोज़वुड भी है इसमें, रोज़वुड। और जो पाम है ये देखो, ये भी एवरग्रीन का ही एग्जांपल है, बट ये मैनग्रोव फॉरेस्ट का है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जैसे कोस्टल एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी दलदल सी होगी, और जो इनकी क्या नाम है, कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे रिवर्स जो गिरती हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल में इधर की साइड, ये अपना इंडिया है, इधर की साइड जो रिवर्स गिरती हैं ये डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे जो इधर है सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना भी होगा, वहाँ पे सुंदरी ट्री मिलता है, सुंदरी ट्री। तो पाम ऐसे ही एरिया में होता है जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट है मैनग्रोव, तो पाम, कोकोनट, ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। विच लवानी सिंगर गॉट पद्म श्री 2022 2022 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो किस लावनी गायक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री 2022 मिला। तो आपको बताना है 2022 में पद्म श्री किसे मिला। 2024 का पेपर है ये, और 2022 के पूछ रहे हैं, तो 2 साल पुराना करंट अफेयर्स, और वो भी खासकर पद्मा अवार्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हर शिफ्ट में एक पद्मा अवार्डी के बारे में पूछ रहा है, जो एजेंसी सेट कर रही है एसएससी का पेपर। तो आपको दूसरे अपकमिंग जो एग्ज़ाम है एसएससी के, एसएससी का फोकस अब ये है कि 3 साल पुराने, 2 साल पुराने उसे करंट अफेयर्स पूछने। तो अब आप वो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं एसएससी रिपीट करता ही करता है क्वेश्चन। भाई एग्जामिनर के पास इतना मतलब दिमाग क्यों लगाएगा वो दूसरे जो क्वेश्चन है उन्हें बनाने में। भाई वो जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है वो, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आपको भी बस पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है, आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा।
तो इसका जो आंसर है वो है सुलोचना चवन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो इन्हें कब देखो पद्मा अवार्ड्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो अब समझते हैं। देखो भारत रत्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का। उसके बाद आता है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पद्म विभूषण। फिर उसके बाद है पद्म भूषण, देन उसके बाद है पद्म श्री। तो जो 2024 के भारत रत्न मिले हैं वो हैं 5 लोगों को मिले हैं, 5 पर्सनालिटीज़ हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे कि वो 5 पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है 2024 का। और वैसे ये 3 कैटेगरीज 3 लोगों को ही दिया जाता है भारत रत्न साल में एक बार, लेकिन इस बार एक्सेप्शन है, 5 लोगों को मिला है। और जो पद्म भूषण है वो भी 5 लोगों को मिला है 2024 में। तो ये है पद्म भूषण, जो पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को मिला है। और 5 लोग कौन कौन से हैं वो पर्सनालिटीज़, तो जो विजयंतीमाला बाली, और सेकंड है चिरंजीवी जी, एक्टर हैं ये, पॉलिटिशियन भी हैं। और तीसरे हैं एम वेंकैया नायडू, एक्स जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जो फोर्थ हैं वो हैं पद्मा सुब्रमण्यम जी। और इसके अलावा जो 5वें हैं वो हैं बिंदेश्वर पाठक, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जानते हैं। और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं ये, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सोशल वर्कर हैं ये, सोशल सर्विस से रिलेटेड है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और जो इस बार के पद्मा अवार्ड्स हैं, भारत रत्न जो 5 हैं उन्हें अलग रख के जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो 132 मिले हैं, जिसमें से पद्म विभूषण है 5 और पद्म भूषण है वो है 17, और जो पद्म श्री मिले हैं वो 110। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पद्म श्री हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ये 5 लोग आपको पर्सनैलिटी जो हैं वो याद रखनी है। और जो भारत रत्न मिला है इस बार का 5 पर्सनैलिटीज़ को, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एसिडिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, तो वो है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो COOH, ये HCOOH, तो ये फॉर्मिक एसिड है। तो यही सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो देखो इनका आपको नेम भी याद रखना है। देखो C2 ये है HCOOH, और ये है आपका C2H5COOH। तो ये है इथेनॉल, ये कम एसिडिक है। और ये है C3H7COOH। तो ये इसका नेम है बोटेनिक एसिड, ठीक है। और CH3COOH, तो ये है एसिटिक एसिड। तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। और जो सबसे हाईएस्ट जो एसिड है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है इनमें से, तो ये है HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11। मुखारीज, द मुखारीज रूल्ड ओवर sorry guys, the Mukharis ruled over which of the following cities in western Uttar Pradesh that over the time replaced Patliputra as a political center of North India। तो मुखारीज ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस पर शासन किया जिसने समय के साथ पाटलिपुत्र को उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में बदल दिया। तो मुखारीज ने किस पर रूल किया, तो वो कन्नौज पर रूल किया। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मुखारीज के बारे में। देखो इन्होंने रूल किया 16th सेंचुरी में, गुप्ताज के बाद आए थे ये। तो ओरिजिनली देवर वेसल्स ऑफ गुप्ताज, तो ये गुप्ताज के वेसल्स थे, बट एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंस इन मिड 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी के मिड में इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश कर लिया। इस गुप्ताज के बाद आए थे और गुप्ताज के वेसल्स थे। इनके इम्पोर्टेंट किंग देख लेते हैं। ये डायनेस्टी भाई इतनी बार पूछ लिया इन्होंने, 2023 में इस पे फोकस है। इस वाली जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है CGL का, 5-6 बार तो आपको हर शिफ्ट में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है मुखारीज, एसएससी वालों के लिए। तो इनके किंग हैं हरिवर्मन, ईशान वर्मन, और सराहावर्मन, और अनंतिवर्मन और ग्रहावर्मन, ये इनके इम्पोर्टेंट किंग हैं।
किसी न किसी शिफ्ट में इससे पूछा हुआ है, 5-6 शिफ्ट में तो मैंने देख लिया है क्वेश्चंस कराते टाइम। तो मुखारीज के बारे में देखो 6th सेंचुरी में, और इनके किंग्स आपको याद रखने हैं, गुप्ताज के बाद आए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, नॉट देखते ही आपको अलर्ट हो जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। एसएससी में टाइम कम रहता है, जीएस के लिए तो बच्चे कम देते हैं टाइम, तो इसलिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे नॉट आ गया कहीं तो तुरंत अलर्ट हो जाना है, उसको भूलना नहीं है। जब तक आप ऑप्शन पढ़ोगे तब तक नॉट गायब हो चुका होगा आपके दिमाग से, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों हैं ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये क्या है, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कलरलेस रिएक्टिव फ्री रेडिकल गैस है। कलरलेस रिएक्टिव फ्री रेडिकल गैस दैट एक्ट्स एज अ केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी। तो ये बॉडी को बैलेंस करती है और इन्वॉल्व मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उनमें इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि वैसोडिलेशन, न्यूट्रो ट्रांसमिशन, इम्यून फंक्शंस और मेमोरी एंड लर्निंग से ये हेल्प करती है और बैलेंस करती है, ठीक है। जो ये गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन was discovered by Robert F. Curl और Harold W. Proto and Richard E. Smalley in 1985। तो 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्माली द्वारा कार्बन के किस एलोट्रॉप की खोज की गई, तो वो कौन सा है, कहाँ गया, तो ये है आपका फ्लोरेंस। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली नेक्स्ट वाली शिफ्ट में या नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में पूछ लेगा, एसएससी के में किसी में भी, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करता है, बस थोड़ा सा चेंज करता है लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये है सुरबहार, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये जो इन्हें पद्मा अवार्डी रह चुकी हैं, ये तो पद्मा भूषण मिला था इन्हें 1977 में। तो अन्नपूर्णा देवी नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो सुरबहार। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, अन्नपूर्णा का सुरबहार जो इंस्ट्रूमेंट है, नहीं तो जो मोस्टली सितार जो रविशंकर जी हैं उन पे उनका फोकस रहता है। और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स to be filled by representatives of the states and the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule। क्वेश्चन इतना लंबा है, आप घबरा जाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे आसान है, ठीक है। भारत के संविधान, आप एक बार गो थ्रू जरूर हो क्वेश्चनों से। कई बार क्वेश्चन बड़ा देख के हम छोड़ देते हैं, बट वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है जिसमें 3-4 स्टेटमेंट रहती हैं और जो क्वेश्चन बहुत दिखने में बहुत बड़ा लगता है। देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्यसभा के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। तो जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 वो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो हमने इसमें से आर्टिकल बताना है कि राज्यसभा से कौन सा रिलेटेड है, बस वही है इसका, इनडायरेक्टली इन्होंने यही पूछ रखा है। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 80। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 80 में क्या दे रखा है, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, तो राज्यसभा में देखो 250 सीट्स हैं, अभी करंट में 245 हैं। 233 स्टेट्स
से और जो यूटीज़ हैं वहाँ से इलेक्टेड हैं, और 12 को प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट जी राज्यसभा में। और जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आर्टिकल 83 के बारे में देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 83 क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो वो आर्टिकल 83 में है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिज़ोल्व, तो राज्यसभा को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। वो 1/3 मेंबर्स जो हैं रिटायर्ड होते हैं एवरी 2 ईयर में, तो हर 2 साल में उसके 1/3 मेंबर, जितनी स्ट्रेंथ है उसके 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल में। ठीक है, तो 6 साल का इनका कार्यकाल रहता है। और जो लोकसभा है वो है लोकसभा कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो जब लोकसभा की पहली मीटिंग होती है उससे और 5 साल तक का इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो जो लोकसभा है वो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 81 में है लोकसभा। आर्टिकल आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, तो वो है राज्यसभा से सीट्स, और आर्टिकल 81 लोकसभा से। और जो आर्टिकल 79 है उसमें पार्लियामेंट दे रखा है। पार्लियामेंट में कौन है, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए आर्टिकल्स। अब आर्टिकल 82 देख लेते हैं। 82, तो आर्टिकल जो 82 है वो रीएडजस्टमेंट ऑफ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड डिवीज़न ऑफ स्टेट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस। तो रीएडजस्टमेंट होता है सीट्स का, एलोकेशन होती है जब सेंसस हो जाता है तो उसके बाद। ठीक है, तो आर्टिकल 82 आपको ध्यान रखना है ये तीनों चारों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर 1925 who extracted lipids from an erythrocyte sample and found that lipid monolayers are good for the measuring molecular surface area versus lateral pressure। तो वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाला और पाया कि लिपिड मोनोलेयर आणविक सतह क्षेत्र बनाम पार्श्व दबाव को मापने के लिए अच्छे हैं। तो ये किसने किया, तो ये है गॉर्टर एंड ग्रेंडल। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्टली किसी नेक्स्ट वाले एग्जाम में, तो याद रखना है आपको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। तो आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस। तो निम्नलिखित करों में कार्यान्वयन के अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो मतलब हमें क्या बताना है, इनका सीक्वेंस, इम्प्लीमेंटेशन का सीक्वेंस बताना है। तो लैंड रिवेन्यू टैक्स तो बहुत पुराना है भाई, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 टैक्स लगाए थे लैंड रिवेन्यू के। तो वो थे परमानेंट टैक्स था एक महालवारी था और एक और था रियोतवारी। तो ये लैंड से रिलेटेड थे। उसके बाद जो सेल्स टैक्स है वो आया था 1956-7 के आसपास, और मोड वैट टैक्स आया था 1884, और ये आया था 1994 के आसपास। तो इसका जो आंसर है वो है 1 2 3 4। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देखिए जो मोड वैट टैक्स है इसके बारे में देख लेते हैं। ये मॉडिफाइड वर्जन है वैट टैक्स का रिलेटेड टू एक्साइज टैक्स है ये। मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स इसकी फुल फॉर्म है मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन टैक्स सिस्टम इन द ईयर 1986। तो ये 1986 में आया था जो मोड वैट टैक्स है, ये ध्यान रखना है, 1984 नहीं है। और ये 1994 के आसपास आया था सर्विस टैक्स। ठीक है, बस एग्जैक्ट ईयर नहीं है, बट आपको क्रोनोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ कि कब आए थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो लगाया था लैंड रिवेन्यू टैक्स जो है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद होना चाहिए, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद होना चाहिए। बस ये देख लेना कि किसने कब किया था। तो देखो इसको हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है कि लैंड रिवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो कहाँ है इसमें,
तो पहले में है जो है वो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन फोर्थ है, नहीं ऑप्शन फोर्थ जो आ, ये है ऑप्शन 1 वो सबसे पहले किस में है, तो ऑप्शन 4 में है ये वाला। तो बाकी में नहीं है। पहला वाला जो ऑप्शन है जो ये लैंड रिवेन्यू है सबसे पहले किस में दे रखा है, किस ऑप्शन में, तो ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी में नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा। आपको एक ही पता है और सारे नहीं भी पता है तो भी एग्जामिनर में देखो, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है, ऑप्शन सेट करता है, वो कभी कभी इतने आसान सेट करता है, एलिमिनेशन बहुत ईजी हो जाता है उसका, तो इससे ही आप एलिमिनेट कर दोगे। तो ये चीज़ें भी हमें एग्जाम में सीखनी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही सारी चीज़ें रट के जानी है भाई, बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ना है हमें कि वो देखो एलिमिनेशन जो एग्जामिनर करेगा ना वो एलिमिनेट करेगा ही करेगा ऐसे क्वेश्चनों में। वो ऑप्शन ही ऐसे सेट करेगा कि आप एलिमिनेट कर सको अगर आपको एक चीज़ ही पता है। भाई उसे थोड़ी ना ये जानना है कि आपको एग्जैक्ट पता है या नहीं पता है। भाई उसे ये पता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मोटा आइडिया है आपको थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में, तो आप इसे निकाल सकते हैं। बट मोड वैट के बारे में आज थोड़ा देख लें ये क्या है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज टैक्स है। ये बाकी ये लैंड पे लगता है, ये सेल्स पे लगता है, और ये सर्विसेज पे, और ये एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स पैट्रोनेज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 8th सेंचुरी इंडिया वाज फाउंडेड। तो निम्नलिखित में से किस पाला राजा के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वो कौन से किंग थे, पाला किंग? तो ये थे धर्मपाला। तो इनके टाइम में ही विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है 8th सेंचुरी में इसका संरक्षण किया गया था। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा पाला डायनेस्टी के बारे में। देखो जो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के वो गोपाला थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। अराउंड 750 के आसपास ये डायनेस्टी आई थी और स्थापित की थी गोपालन ने। और मोनास्ट्री एट ओदंतपुरी बिहार फाउंडेड बाय हिम। जो मोनास्ट्री है ओदंतपुरी बिहार में, तो वो इन्होंने स्थापित की थी गोपाला ने, ये ध्यान रखना है आपको। और ये फॉलोअर्स थे महायान बुद्धिज़्म के, ठीक है। महायान मूर्ति पूजा, महायान से आप मूर्ति पूजा याद रख सकते हैं। और धर्मपाला सेकंड किंग थे, इनके बाद आए थे। और टुक द टाइटल परम भट्टारका और परमेश्वरा और महाराजा धीराज। तो इनके जो वो थे टाइटल्स वो आपको ध्यान रखने धर्मपाला के। उसके बाद आए देवपाला और फिर उसके बाद आए महिपाला। क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, पहले गोपाला फर्स्ट, फिर सेकंड आए आपके धर्मपाला। ये फर्स्ट आए थे, पहले फाउंडर थे, फिर सेकंड धर्मपाला, फिर तीसरे थे देवपाला, और फोर्थ थे महिपाला फर्स्ट। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, प्राकृत और पाली, ये इनकी लैंग्वेज थी पालाज की। ट्राईपार्टिएट भी चल रहा था। देखो इधर थे गुज्जर प्रतिहारा और इधर थे जो ऐसे था ना, तो इधर वाले पे थे पालाज ईस्टर्न एरिया में, इधर थे नॉर्थ वेस्ट में जो गुज्जर प्रतिहाराज थे, और यहाँ सेंटर में थे, सेंटर में कौन थे, राष्ट्रकूटाज। तो कन्नौज को लेकर इनमें ट्राईपार्टिएट चल रहा था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि ट्राईपार्टिएट किस किस के बीच में था, गुज्जर प्रतिहारा, पालाज और राष्ट्रकूटाज। तो किसके लिए था ये, कन्नौज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड पर मंथ टू द गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर द तमिलनाडु पुदुमाई पेन स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन 2023। तो 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई तमिलनाडु पुदुमई पेन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो स्कीम के बारे में पूछा है इन्होंने। देखो एसएससी जो फोकस कर रहा है वो गर्ल्स से रिलेटेड स्कीम्स हैं उन पे फोकस कर रहा है, या वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स हैं जो स्टेट लॉन्च कर रहा है। तो आपको एक बार जो स्टेट्स गर्ल्स से रिलेटेड और वुमेन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उन्हें लॉन्च कर रहा है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। स्कीम्स के बारे में जैसे सुकन्या योजना है जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वुमेन से रिलेटेड, वो ज़रूर पढ़नी है आपको, ठीक है। उनका एक लेक्चर मैं ले आऊँगा आने वाले टाइम में। तो इसका जो आंसर है वो है 1000 रुपये पर मंथ असिस्टेंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप हमारा। देखो
क्वेश्चन नंबर 20, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर्स विल बी फॉर ऑल खरीफ फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा दे अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ और खाद्य और तिलहन फसलों के लिए कितना जो पेबल है, प्रीमियम कितना दिया जाएगा। जब इंश्योरेंस, मान लो हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें प्रीमियम भी तो देना पड़ता है, तो ऐसे ही जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को कितना प्रीमियम देना पड़ेगा खरीफ की फसल के लिए और ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो ये है 2% खरीफ के लिए, और जो ऑयल सीड है उनके लिए। आप देखते हैं, देखो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसके बारे में, तो ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये 2016 में लॉन्च हुई थी। और एडमिनिस्टर्ड बाय, तो किसने एडमिनिस्टर्ड ये करती है इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एंड फार्मर वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री है फार्मर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो इसे एडमिनिस्टर्ड करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। और इसने रिप्लेस किया है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को और MNAS, ठीक है, इस वाली स्कीम को इन्होंने रिप्लेस किया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, पेस्ट और डिजीज़। तो इसमें जो इंश्योरेंस है वो कवर करता है, देखो सोइंग से लेके और पोस्ट हार्वेस्टिंग तक। अगर क्रॉप का फेलियर हो जाता है नेचुरल कैलामिटी से, ठीक है, पेस्ट लगने की वजह से, या कोई डिजीज़ हो जाती है उसमें क्रॉप्स में, तो उन सबको ये कवर करता है, मीन्स सोइंग टाइम से और पोस्ट हार्वेस्टिंग तक। और इसमें जो प्रीमियम है, देखो खरीफ के लिए जो है 2% है, और रबी जो क्रॉप होंगी उनके लिए 1.5% है, और जो कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगी उनके लिए 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। तो किसानों को, ये फार्मर्स को ये प्रीमियम देना पड़ेगा अलग अलग क्रॉप्स पे। अब जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, देखो जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ये मानसून सीजन से स्टार्ट होती हैं, मतलब कि मई जून से स्टार्ट होंगी और अक्टूबर नवंबर तक रहेंगी। और जो रबी क्रॉप्स हैं, रबी अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होंगी और मार्च अप्रैल तक चलेंगी। और एक होती है जायद की, तो जायद 2-3 महीने चलती हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई और जून के आसपास, ठीक है। जैसे वाटरमेलन और ककम्बर, खीरा जो होता है, ये जायद की फसलें हैं। खरीफ में आ जाएगी आपकी राइस, ठीक है, बाजरा। और रबी में आ जाएंगे आपकी वीट, मस्टार्ड, सरसों। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। और ये थोड़ी जो टेम्परेट की फसल है, रबी वाली जो होती हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है इन्हें, ठीक। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। तो स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स के बारे में पूछ लिया, तो आपको थोड़ा देखना है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। तो जो इसका आंसर है वो है टू फैसिलिटेट बैंक लोन टू दी SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें क्या है, ये लोन प्रोवाइड करती हैं SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो लॉन्च करी गई थी 5 अप्रैल 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करी थी। इसमें क्या था कि टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एट ग्रास रूट लेवल, जो हमारे गाँवों में लोग हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, उसे प्रमोट करना। तो इसमें क्या है, देखिए ये लोन किसके लिए दिया जाता है, जो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज हैं, मतलब कि जो स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप है किसी का, तो उनके लिए ये लोन दिया जाता है। किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, ट्रेडिंग में, और एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से अलाइड हैं उनके लिए। बिल्कुल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जो नया प्रोजेक्ट बनता है बिल्कुल उसके लिए दिया जाता है, ठीक है, जो स्टार्टअप होता है। तो बैंक लोन मिलेगा इसमें 10 लाख से और 1 करोड़ तक का। और इसमें किसके लिए, 1 SC ST बोरोवर और एटलीस्ट 1 वूमेन पर बैंक ब्रांच देगी, जो लोन देगी 10 लाख से और 1 करोड़ का, ठीक है। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए स्कीम की, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22,
which fundamental duty applies on you when you see a few school students on their educational trip to Humayun Tomb writing their name on the walls? तो जब आप कुछ स्कूली छात्रों को हुमायूं की मज़ार की शैक्षणिक यात्रा पर दीवारों पर उनके नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है, आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो ये हमारी जो ड्यूटी है वो कौन सी है? टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। जो हुमायूं टॉम्ब है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आती है अब, ठीक है। तो टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं, हुमायूं टॉम्ब हो गया, ताजमहल हो गया, जो भी आर्कियोलॉजिकल जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो सेफ गार्ड करना वो पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो उस ड्यूटी को ये फॉलो करना है। जब वो नाम लिखते हैं अपना तो उसे प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, तो वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं। देखो, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये ऐड कब करी गई? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब ये ऐड करी गई थी। और किससे इंस्पायर्ड है ये? तो हमारी अस्टवाइल जो यूएसए से था, अस्टवाइल जो पहले यूएसएसआर था, वहाँ से हमने लिए हैं ये। और जो देखो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टोटल। अब जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड करी गई थी? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, तब ये ऐड करी गई थी ये ड्यूटी, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है? तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे देखो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसमें क्या है कि पेरेंट्स या गार्जियन हो तो वो जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिलानी होगी उन्हें। तो ये फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये आती हैं, देखो किस पार्ट में आती हैं? तो पार्ट 4A ऐड किया गया था। इसके अंडर आर्टिकल है आर्टिकल 51A, ठीक है। और ये नॉन एनफोर्सेबल है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और किसके कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी? तो स्वरण सिंह जो कमेटी है, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 23। और देख ले भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इस चीज़ का उन्हें भी फ़ायदा हो सके। मैं कंप्लीट 25 क्वेश्चंस कराता हूँ एवरी शिफ्ट के। हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और सारी चीज़ें यहीं याद करके जाएंगे। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम्स में पूछी हुई है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है। और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर और किस तरह से आप और कौन से एग्ज़ाम्स के लेक्चर्स चाहते हैं, ठीक है। और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमें क्रेडिट ज़रूर दे सकते हैं अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से। तो जो क्वेश्चन 23 देख लेते हैं हम अपना। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज़। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया? तो देखिए, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो गांधी जी किसकी तरफ से गए थे? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये 1931 में हुई थी। और इसमें देखो आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला था 1930 में, उसके बाद हुई थी ये। और 1931 में और वो हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तब गांधी जी, इस जो पैक्ट हुआ था इसके बाद ही गांधी जी ने एग्री हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हुए थे गांधी जी, ठीक है। आईएनसी की तरफ से गए थे।
अब कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो ये था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था ये, फॉर्म्ड 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। तो अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये कब बनी थी? तो 1925 में एम एन रॉय ने बनाई थी ये। इससे पहले 1920 में ताशकंद में बनी थी, बट जो ऑफिशियल बनी थी वो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछा हुआ है, और फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी पूछा हुआ है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ये भी याद रखनी है आपको ईयर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। थ्रो विच रूट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट? तो भारत का जो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किससे होता है? वो सी और एयर के द्वारा ही होगा। रेलवे तो हमारी इंडिया में है, तो दूसरी जो इंटरनेशनल है वहाँ पे थोड़ी ना रेलवे जा रही है अभी। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ट्रेड होता है वो सी और एयर से होता है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओनली रेलवे से नहीं हो सकता, रेलवे एंड एयर, एयर से मान सकते हैं, लेकिन रेलवे तो भाई हमारे इंडिया में ही है ना, ऐसे थोड़ी ना दूसरी इंटरनेशनल यूरोप से थोड़ी ना कनेक्ट कर रही है, यूएसए से थोड़ी ना रेलवे कनेक्ट कर रही है, वहाँ से तो सी से ही जाएंगे ना, जो शिप्स हैं कंटेनर शिप्स उनसे। सी एंड रेलवे, सी से हो सकता है लेकिन रेलवे नहीं। तो ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ऐसे निकालना है आपको, एलिमिनेट करना है सबसे पहले जो ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट्स द साइज ऑफ PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के आकार को दर्शाता है? तो साइज पूछ रहा है उसका, तो साइज है इसका 0.1 म्यूमीटर। ये ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में देख लेते हैं PPLO के बारे में। तो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर फिल्टरेबल और प्लियोमॉर्फिक एंड लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो इसमें रिजिड सेल वॉल नहीं होती है, फिल्टरेबल होते हैं और प्लियोमॉर्फिक होते हैं, और स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल हैं ये, मेजरिंग अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स, ये आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ फ्री लिविंग सेल्स हैं, और लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल नहीं होती है इसमें सेल वॉल, और लैक ऑफ सेल वॉल विच मेक्स दैम रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन। तो अगर इसमें देखो ये नहीं होती है ना सेल वॉल, तो इसकी वजह से क्या क्या होता है? तो इसे रेजिस्टेंस जो बनाती है ये, इसे टू मेक एंटीबायोटिक ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करती है, जैसे कि पेनिसिलिन। तो ये डिस्कवर्ड किसने किया था? तो ये बाय लुइस पास्चर ने 1930 में ये इन्फॉर्मेशन काम की है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 17 सितंबर 2024 को जो पेपर हुआ था SSC CGL का, तो उसका सॉल्यूशन था। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें क्रेडिट ज़रूर दे सकते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और भाई आज के ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अभी मैं उसकी नेक्स्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ MTS की, अभी CGL की कंप्लीट होते ही, फिर इसके बाद अभी इसके साथ मैं MTS की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो अभी 2024 में MTS का पेपर हुआ है उसकी आंसर की भी आ गई है, तो उसकी मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे और प्रैक्टिस करिए जितनी हो सके। GS में मैं गारंटी देता हूँ आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और PYQ आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये मेरी गारंटी है आपको PYQ कैसे कराना है। आपको खेल खेल में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस यहाँ कर लोगे उतना मोर देन इनफ है, क्वेश्चंस आपको सारे याद हो जाएंगे, और हम लेक्चर्स में ही सारे क्वेश्चन याद करेंगे। तो चलिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो ये कोड देख लेते हैं आज का, स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अगर आप धीरे धीरे अपने आप को
थोड़ा टाइम दोगे, अपनी स्टडीज़ पे थोड़ा वर्क करोगे, तो आप आने वाले टाइम में अपने अंदर डिफरेंस देखोगे। आप चेंज, डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे आपको कुछ टाइम बाद एक डिफरेंस नज़र आएगा आप में। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखना है। तो चलिए यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।